हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लव कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको एक खतरनाक ट्रिक बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन में TL-I3 मॉलिक्यूल का, कैसे हम लोग उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देखो जरा। सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि जो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। इनका जो लास्ट वाला आप इंडियम और थैलियम की बात करते हैं एलिमेंट में, यह हैवियर एलिमेंट होता है 13 ग्रुप एलिमेंट का, है ना। ये जो आप इंडियम और थैलियम देख रहे हैं, ये हैवियर एलिमेंट होता है, इसीलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है ना, जो आपको जानकारी होगी पहले से। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है ना कि अगर मान लो ये 13 ग्रुप का है, तो 13 ग्रुप हम फाइंड आउट कैसे कर लेते हैं। NH2NP1 इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तब ना 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो ये थर्ड ए बोलो या 10 + 3 बोलो तो 13A हो जाएगा। तो ये 13A ग्रुप का एलिमेंट है। और 13A ग्रुप का जो एलिमेंट है, वो जो लास्ट वाला जो हैवियर है, हैवियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 81 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 49 होता है। तो जब जब इंडियम से तुम थैलियम जाते हैं ना, तो वहां देखते हो कि तुम +32 न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, इतने का डिफरेंस होता है। इसका मतलब एक हैवियर न्यूक्लियर चार्ज का गैप है इन दोनों के बीच, है ना। और ये हैवियर न्यूक्लियर चार्ज क्या इफेक्ट डालता है, आप जरा देखो। ये हैवियर न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, ये अपने जो आपने देख रहा है NH2 और NP1 जो इलेक्ट्रॉन देख रहा है, तो ये जो हैवियर न्यूक्लियर चार्ज इतना इंक्रीज कर जाता है, इसका इफेक्ट जो है ना NH2 इलेक्ट्रॉन पर बड़ा खतरनाक तरीके से पड़ता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप अंदर की तरफ जो ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को बीच जो लगते हैं, जो kZ(E²/R² के बराबर होता है, वो बहुत टफ लगता है। टफ लगने का मतलब है कि NH2 इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, सो NH2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि NH2 जो होता है, वो इसमें केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ले नहीं सकते हैं। अब हमारा बचा NP1, तो NP1 एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टैलियम है वो +1 में एग्जिस्ट करेगा और इंडियम भी किस में एग्जिस्ट करेगा, +1, है ना। क्लियर हो गया। तो इसलिए अब हम TL-I3 मॉलिक्यूल पर आते हैं। जरा देखिए आप TL-I3 मॉलिक्यूल। जब आप TL-I3 मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करोगे, तो बताओ, जब इसको ब्रेक करोगे तो TL पर ये 13 ग्रुप का है, तो क्या आप +3 लिखोगे मैक्सिमम स्टेट या +1 लिखोगे? क्यों? +3 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों कब भागेंगे, ये दोनों भागेंगे इन सारों में, क्योंकि इन सारों में इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर और एक ही है, तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर का पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है थैलियम या इंडियम का, ये आपका +1 में ही एग्जिस्ट कर सकता है, +3 में नहीं, क्योंकि इसका दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आपका NH2 इलेक्ट्रॉन है, वो तो टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, तो वो NH2 इलेक्ट्रॉन तो आपको एडजस्ट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, इसलिए वो +1 में एग्जिस्ट करेगा। और जब आपको मालूम चल गया कि ये +3 वाला नहीं है, ये +1 वाला है, इसका मतलब है कि यहाँ -1 आएगा। इसका मतलब हम थैलियम का हाइब्रिडाइजेशन का बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ, वो I3- का बात कर रहे हैं। और जो I3- है, वो जरा आप देख लीजिए। सबसे पहले I3 मॉलिक्यूल का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जो आयोडीन है हमारा, वो 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है, इसीलिए आप इसका 7 3 आप देख लो। I3 है तो एक का 7 हो गया, तो 3 है, तो 7 3 21 हो गए, और एक आपका निगेटिव चार्ज है तो 22 हो गए। ये जो हमने आपको कैलकुलेट कराया, इसका नाम है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर कितने आ गए, 22। अब हम यहाँ से टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ ऑक्टेट उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑक्टेट होता है, वो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो 8 2 जा 16 आ गए, उसके बाद बच कितने गए, 6। तो जरा देखो, ये जो आपका है ना, ये आपका बॉन्ड पेयर कहलाता है। जो भी आपका नंबर ऑफ ऑक्टेट निकालते हैं, जो आया वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। और रिमाइंडर जो बचा है ना, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर में रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो रिमाइंडर कितने रह गए, 6, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 आ गए। ये जो है ना हमारा लोन पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लोन पेयर। अब आप देखो,
टोटल बॉन्ड पेयर आपके पास 2 आए, टोटल लोन पेयर आपके पास 3 आए। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसमें स्टैटिक नंबर भी आप निकाल सकते हो। स्टैटिक का मतलब होता है होल रिपल्सन, कितने लग रहे हैं उस मॉलिक्यूल के सराउंड में। तो सराउंड में कितने लग रहे हैं, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है वो आपस में रिपेल करते हैं और वो उसके साथ बॉन्ड पेयर के साथ। तो टोटल सराउंड में जो स्टैटिक हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक नंबर, मतलब टोटल रिपल्सन की बात कर रहे हैं। तो हमारा लोन पेयर हो गया और प्लस बॉन्ड पेयर हो गया, है ना। तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो गया वो टोटल मिला के देखो कितना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला करके टोटल हो गए 5। ये तारीख नंबर हो गए आपके, ठीक है। बॉन्ड पेयर हमने बता दिया, तारीख नंबर बता दिया, लोन पेयर बता दिया। अब इसको जरा मैं इरेज करता हूँ, आप लिखना जरा, वीडियो को पॉज पॉज करके आप लिखोगे तो जरा ठीक रहेगा। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जरा आगे आप देखो। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लोगे। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक है कि आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो और जब वहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होता है तो आप ऑक्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं और ऑक्टेट कैलकुलेशन के बाद आप टोटल नंबर जो आपने आया है यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर उसको आप जोड़ दो। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जितना आपने ऑक्टेट निकाला है वो भी तरीका आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। जितना आपने ऑक्टेट लाया है आप प्लस उतना अपना इसमें लोन पेयर को ऐड करा दो। तो ऑक्टेट आपके पास कितने आए, 2 आए, और लोन पेयर कितने आए, 3 आए, तो टोटल 5 हो गए। 5 का मतलब है कि यहाँ जो ऑर्बिटल का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे, सबसे पहला S होगा पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद टोटल 3p पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 1 4 तो ऑर्बिटल हो गए और एक बच गए D। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपके हुए तो सेंट्रल आयोडीन का, सराउंडिंग आयोडीन का नहीं हमने बात किया। जैसे अब बताओ, अगर हम I3 माइनस का बात करें तो I3 में 3 I है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इसके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें, जरा हम इरेज करते हैं नीचे वाले। अगर हम इसके शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो जरा देखो, हमारे पास 3 आयोडीन है और हमको मालूम है कि आयोडीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 7 होता है। अगर आप उस पर नेगेटिव चार्ज दोगे, एक नेगेटिव चार्ज दोगे तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे आयोडीन लिखा, यहाँ पे आयोडीन लिखा, टोटल इसके पास 8 होना चाहिए। तो 1 2 है ना, 2 4 2 6 और एक 7 होता है और एक नेगेटिव आपने दिया तो 7 एक कितना हो गया, 8, है ना। और ये देखो आयोडीन के पास 7 होता है तो हमने इसके पास 7 लिख दिया, इसके पास भी 7 होता है हमने 7 लिख दिया, है ना। ये 7 1 8 हो गए, ये भी 7 1 8 हो गए, है ना। ये अपना आउटर वाला जो है, आउटर वाला अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है ना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसको आप ऐसे दिखा दो, रिपेल कर रहा होगा ये सब ऐसा। अब आप बताओ, ये जो I3 माइनस है वो आपको लीनियर स्ट्रक्चर लग रहा है या फिर कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। स्ट्रक्चर की बात मैं कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमारा जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, स्ट्रक्चर देखो हमारा ऐसा लग रहा है ना कि ए बी 5 टाइप वाला है। जैसे ए बी 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 बी, देखो 3 बॉन्ड का अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है और आपस में ट्राइगोनल प्लेनर कितना एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। अब जब ये प्लेनर का मतलब है, ये जो आप B1 B2 B3 अगर मान लो तो ये जो B1 B2 B3 है ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन करने का मतलब या तो x कंसीडर करो, y कंसीडर करो, z कंसीडर करो। अगर ये x कंसीडर किया आपने तो इसको y कंसीडर कर लो। तो अपन जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। चाहे इनके बीच की बात करो, चाहे इनके बीच की बात करो, इनके बीच की बात करो, मतलब एक एक्सियल हो गए और ये आपस में परपेंडिकुलर, ये आपस में ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये आपस में 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। लेकिन ये इनके साथ कितने एंगल पर रहेंगे, तो 90 डिग्री एंगल पर रहेंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ बॉन्ड एंगल हमारे पास 90 डिग्री और 120 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल है हमारे पास AB5 टाइप में, है ना। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं
तो इसके हो गए स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब तेरे से शेप की अगर बात की जाए तो आप क्या जवाब देंगे? शेप का मतलब होता है कि जो लोन पेयर है ना, आपको उसको कंसीडर नहीं करना है, मतलब उसको आप कवर अप करो और देखो, कवर करने के बाद देखो ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है ना, या आप इसको ऐसे मॉलिक्यूल लिखते तो भी लीनियर फॉर्म में होता। तो हम इसके शेप को जो है ना लीनियर कहते हैं। नहीं, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले TlI3 मॉलिक्यूल को, TlI3 मॉलिक्यूल जो है हमारा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने Tl को देखा तो आपके दिमाग में आता ना कि जैसे BF3 होता है, ये होता है ना, तो फिर आप वैसे ही इसका हाइब्रिडेशन निकालने लगते बोरॉन का, तो वैसा तो हाइब्रिडेशन होगा नहीं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? बोरॉन के साथ आ जाएगा, जैसे बोरॉन के साथ हमारा 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे बोरॉन अगर मान लेते हैं कि बोरॉन के पास अगर हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब बोरॉन का लीक होगे ना तो 1s2 2s2 और 2p बनाएंगे तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो तीनों पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो 7 3 21 प्लस 3 तो कितने आ गए? 24, और 24 डिवाइड बाय 8, तो इसका तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता। लेकिन यही बोरॉन का नीचे वाले जो ग्रुप का एलिमेंट थैलियम था, वो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इसका NP1 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हमने कहा आपको जो TlI3 है, आप इसको +1 लिख सकते थे, इसको -1 लिख सकते हैं। यानी बोरॉन के जैसे यहां पर आप +3 नहीं दिखा सकते, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, हैवियर एलिमेंट है, इसलिए ऐसा होता है। तो आज हमने आपको TlI3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडेशन के बारे में, शेप के बारे में, स्टैटिक नंबर के बारे में, लोन पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर के बारे में हमने बताया, यहाँ तक कि उसके स्ट्रक्चर की जानकारी दी, सारी चीज इसके डिटेल्स के बारे में हमने आपको बताया। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कुछ इंटरेस्टेड बात बताऊंगा, आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।